एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू गोल्डन चांस। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है जेनेटिक्स में जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिपीटेटिव यूनिट के बारे में समझा था। ओके, रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में जो है हम मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मिनी सैटेलाइट क्या होता है? मिनी सैटेलाइट में जो फर्स्ट पॉइंट रखा है वो है टेंडमली रिपीटेड डीएनए known as satellite DNA, but not appearing in the satellite bands on the density gradient. गाइस, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों को हम एक साथ कंपेयर करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडमली रिपीटेड डीएनए। यहाँ पर देखिए माइक्रो सैटेलाइट में टेंडमली रिपीटेड डीएनए नोन एज सैटेलाइट डीएनए। फिर दे रखा है बट नॉट अपेयरिंग इन द सैटेलाइट बैंड्स ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट। ये दोनों ही डेफिनेशन सेम है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है? मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? किस बेसिस पे जो है इनको दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे दे रखा है 10 से 100 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें कितने बेस पेयर हों? 10 से 100 बेस पेयर। ओके, और जो रिपीटेटिव यूनिट है, जो रिपीट हो रही है यूनिट, वो कितनी होनी चाहिए? 20 से 50। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन जो है मैंने देखा हुआ है कि मिनी सैटेलाइट में जो रिपीटेटिव यूनिट होती है वो कितनी होती है, तो उसमें दे रखा था ऐसे कुछ भी दे रखे थे 10 से 50, 100 से 50, 200 ऐसे दे रखी थी। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। 20 से 50 रिपीटेड यूनिट प्रेजेंट होती है मिनी सैटेलाइट में। ओके, और जो लेंथ होती है वो 20 kb की होती है। एंड माइक्रो सैटेलाइट में कितने होने चाहिए बेस पेयर? 150 से कम होने चाहिए। ओके, जो बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वो 100 से ज्यादा होने चाहिए और 150 से कम होने चाहिए। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मिनी सैटेलाइट में जो लास्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि टीलोमेरिक डीएनए जो कि बना होता है हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। गाइस, जो टीलोमेरिक डीएनए होता है वो कैसे फॉर्म होता है? ये वाली जो यूनिट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, TTA-GGC, तो ये वाली जो यूनिट होंगी ये जब 100 टाइम्स रिपीट होंगी, ओके, तब जाकर टीलोमेरिक डीएनए का फॉर्मेशन होता है। टीलोमेरिक डीएनए किसका एग्जांपल है? मिनी सैटेलाइट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो एग्जांपल हो गए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट था वो किस वाली कैटेगरी में आता है? मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस देखी थी हमने, हाईली रिपीटेड सीक्वेंस देखी थी। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किस कैटेगरी में आते थे? मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस में। यहाँ पर दूसरा आ गया टीलोमेरिक डीएनए। टीलोमेरिक डीएनए किसका एग्जांपल है? मिनी सैटेलाइट का। ओके, यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट में दे रखा है 1 2 3 4 बेस पेयर यूनिट रिपीटेड 10 to 20 टाइम। मीन्स 1 पेयर एक बेस होगा, 2 बेस पेयर की एक यूनिट होगी, 3 बेस पेयर की एक यूनिट होगी, 4 बेस पेयर की एक यूनिट होगी। ओके, ये जो है जीनोम में 10 से 20 टाइम्स जब रिपीट होती हैं तो ऐसे टाइप के सैटेलाइट डीएनए को बोला जाता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ओके, तो मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट ये दोनों आपको जो है आई होप क्लियर हो गए होंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को हम जंपिंग जीन भी कहते हैं, इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं, कैसिड्स एंड मोबाइल डीएनए एलिमेंट भी कहते हैं। जैसा इसका नाम है जंपिंग जीन, मतलब ये जीनोम में वन प्लेस से अनदर प्लेस जंप कर जाता है। ओके, वहां पर जो है इंसर्ट कर जाता है दूसरी जगह पर जाकर जीनोम के अंदर, इसलिए इनको इंसर्शन सीक्वेंस भी कहते हैं, कैसिड एंड मोबाइल डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के सारे जो नाम है वो पता होने चाहिए। तो देखते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की डेफिनेशन। ये डीएनए की शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो कि वन प्लेस से अदर प्लेस मूव करती रहती है। ओके, इन द जीनोम, और इसी तरह अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाती है। तो जो जीनोम होता है उसमें जो शॉर्ट सीक्वेंस होंगी वो कभी यहाँ से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी, कभी कहीं पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके की सीक्वेंस का जो मूवमेंट होता रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ओके, और अपनी जो है दूसरी कॉपी फॉर्म करती रहती है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है प्रोसेस बाय विच दीज सीक्वेंसेस आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इनटू ए न्यू साइट इन द जीनोम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो ये वाली सीक्वेंस जब एनकोड होके अपनी कॉपी बनाएगी, इस कॉपी को जो कोई डीएनए प्रेजेंट होगा उसमें इंसर्ट कर देगी। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। ओके, सो हियर नेक्स्ट दे रखा है ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज सेल्फिश डीएनए। गाइस, सेल्फिश डीएनए के बारे में पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जो है सेल्फिश डीएनए कहते हैं। अब ये सेल्फिश डीएनए इसका पड़ा कैसे?
जो सेल्फिश डीएनए नाम है इसका जो है क्यों बोला गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को, तो लेट्स सी विच इज डिफाइंड एज द एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रेप्लिकेट्स बट विच इज ऑफ नो यूज टू द होस्ट सेल इट इनहेबिट। मींस इन लाइन का मतलब है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट था जीनोम में, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जब रेप्लिकेट होके किसी डीएनए में इंसर्ट हो जाता है तो वहां ये जो डीएनए होगा वहां जो ये इंसर्ट होके डीएनए में प्रेजेंट है, तो ये अब जिस होस्ट में पाया जाएगा उस होस्ट के तो कोई भी यूज में आने से नहीं रहा। ओके, कोई यूज में नहीं आएगा, इसलिए इसको इस टाइप के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को क्या बोल दिया, सेल्फिश डीएनए। ओके, सो सेल्फिश डीएनए के बारे में क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं, जब ऐसा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किसी होस्ट में जाने के बाद उसका कोई यूज नहीं होता उसको बोलते हैं सेल्फिश डीएनए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए, जो कि ज्यादा कैपेबल नहीं है अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने में और ये मूव भी नहीं कर पाता, इसको क्या बोलेंगे, जंक डीएनए। ओके, तो ये दो जो टर्म आई हैं सेल्फिश डीएनए एंड जंक डीएनए, ये जो है पता होनी चाहिए, दोनों के बारे में आ जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होंगे दोनों कि जंक डीएनए किसे कहते थे, डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए जो कि अपने जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ओके, और ना ही मूव कर पाता है, उसको बोलते थे जंक डीएनए। सो मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस हियर, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आर द मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। ओके, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं जो कि जीनोम में कई जगह स्पर्श रहती हैं। अब जो वो होगा जीनोम होगा, अभी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिपीट हो गए कई जगह क्या हो जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे। ओके, जीनोम्स जनरली कंटेन मैनी वेराइटी ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल के भी कई टाइप होते हैं, ये भी इनके भी टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, लेट्स सी हियर इन दिस डायग्राम। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपोजोन, रिट्रो ट्रांसपोजोन। रिट्रो ट्रांसपोजोन को टाइप फर्स्ट बोला है, ट्रांसपोजोन को टाइप सेकंड बोला है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोजोन। यहाँ पर आप जो है एक डोनर डीएनए देख रहे हो, डोनर डीएनए में ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या हो गई, इनके एनकोडिंग के बाद इसने जो है अपनी सीक्वेंस को फॉर्म कर दिया। ओके, रेप्लिकेशन के टाइम पे इनका एनकोडिंग के बाद इस टाइप से एक और इन्होंने कॉपी बना दी। अब ये वाली जो कॉपी होंगी जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, जो कि यहाँ से जो है फॉर्म हुई है, अब ये क्या करेंगे, कोई भी टारगेट डीएनए जो होगा ना उसकी किसी भी साइड पे जाके इंसर्ट हो जाएंगी। ओके, इंसर्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म करती हैं, ट्रांसपोज्ड मोबाइल एलिमेंट। ओके, तो इसमें से जो है ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोज जोन जो है कैसे अपने जो डोनर डीएनए से दूसरे टारगेट डीएनए में इंसर्ट कर जाता है। ओके, अब देखते हैं दूसरा, इसको साथ साथ कंपेयर करेंगे कि रिट्रो ट्रांसपोजोन में क्या डिफरेंस है ट्रांसपोजोन से। ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये डोनर डीएनए है। डोनर डीएनए का जो ये वाला पोर्शन था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का, ये एनकोड होके कौन से वाले एंजाइम का यूज होगा, जब इसका जो है एप्लीकेशन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या फॉर्म करता है, आरएनए इंटरमीडिएट। गाइस यहाँ पर जो है डीएनए इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोजोन एंड रिट्रो ट्रांसपोजोन। फिर ये आरएनए इंटरमीडिएट ने क्या किया कि ये जो एनकोडिंग होने के बाद डीएनए फॉर्म कर लिया, तो अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है टारगेट डीएनए में इंसर्ट कर गया। ओके, क्या फॉर्म कर दिया इसने, ट्रांसपोजोन मोबाइल एलिमेंट। तो इस टाइप से जो है रिट्रो ट्रांसपोजोन का जो प्रोसेस है वो उसमें ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ट्रांसपोजोन में ये वाले स्टेप फॉलो होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ओके ओके फाइन, तो अब हम रिट्रो ट्रांसपोजोन के कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं, है ना, दोनों के रिट्रो ट्रांसपोजोन एंड ट्रांसपोजोन दोनों के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ दे रखा है बोथ रिट्रो ट्रांसपोजोन एंड ट्रांसपोजोन फैमिलीज हैव ऑटोनोमस एलिमेंट एंड नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट। गाइस, रिट्रो ट्रांसपोजोन एंड ट्रांसपोजोन इन दोनों में ही ऑटोनोमस एलिमेंट एंड नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट प्रेजेंट हो गया। दो टर्म्स और आ गए यहाँ पे, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस क्या होता है, हियर ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन्स अपने ट्रांसपोजिशन को प्रमोट करने के लिए सब रखती हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनोमस, ऑब्वियसली ये जो भी वर्क करती होगी वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी,
ओके, खुद ही की जो पास जो है सारी मशीनरी प्रेजेंट होगी ट्रांसपोजिशन वाले प्रोसेस को करने के लिए। तो क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दे रखा है, दैट इज फंक्शनल जीन जो कि एनकोड करता है एन एक्टिव ट्रांसपोजेज एंजाइम को, और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। जो जीनोम में फंक्शनल जीन प्रेजेंट थी वो क्या एनकोड करती हैं, ट्रांसपोजेज एंजाइम को एंड टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट। ये दोनों चीजें जो है ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन में प्रेजेंट होती हैं। ओके, लेट्स सी अबाउट नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट। नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स कैरी टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, लेकिन फंक्शनल ट्रांसपोजेज एंजाइम एनकोड नहीं होता। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन ऑटोनोमस में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट का को फॉर्म करने का जो उसके पास फंक्शनल जीन है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन ट्रांसपोजेज एंजाइम को एनकोड करने के लिए फंक्शनल जीन्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, हैंस इसको ट्रांसपोजेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जो नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन है वो अपना ट्रांसपोजिशन वाला प्रोसेस कैसे करती है, वो जो ट्रांसपोजेज एंजाइम चाहिए होता है ट्रांसपोजिशन के पोजीशन में, वो कहां से लेती है, लेट्स सी। जो कि एनकोड किया जाता है बाय ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन। जो ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन ने एनकोड किया था ट्रांसपोजेज एलिमेंट को, उसी का एंजाइम नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट यूज करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन। ओके, तो आई होप यहाँ तक सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे नॉन ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। Transposition may result in mutation and is potentially a major source of genome diversity and change. So guys, यहाँ पे इस लाइन में क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसपोजिशन वाला फिनोमेना होता है उसकी वजह से म्यूटेशन भी हो सकते हैं, है ना, और ट्रांसपोजिशन की वजह से डाइवर्सिटी और चेंज भी आते हैं जीनोम में। ओके, तो ट्रांसपोजिशन जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर म्यूटेशन डाइवर्सिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट हियर, यदि एक ट्रांसपोजोन जीन के कोडिंग रीजन में इंसर्ट हो जाता है तो ये कोडिंग सीक्वेंस के साथ इंटरप्ट करता है। ओके, जो ट्रांसपोजोन जीन थे वो किसी कोडिंग रीजन में, जीनोम के किसी कोडिंग रीजन में इंसर्ट कर जाए एक बार, तो फिर क्या करता है, वो कोडिंग सीक्वेंस के साथ इंटरप्ट कर लेगा और जीन के एक्सप्रेशन को इनएक्टिवेट कर देगा। मीन्स ये एक जीनोम है, यहाँ पर ये इंसर्ट करे इस वाले रीजन में, अब ये जिस रीजन में इंसर्ट किया वहां के तो जीन होंगे ना, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिग्नल भी होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का सिग्नल भी पाया जाता है इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं, जो कि ब्लॉक कर देते हैं दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, जो इंसर्शन साइट के डाउनस्ट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं। गाइस ये जीनोम होता है, अगर ये यहाँ इंसर्ट किया है, इंसर्ट की जो डाउनस्ट्रीम वाली साइड होगी ना, यहाँ जो भी जीन प्रेजेंट होंगे तो ये किसी भी जीन को जो है क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट है यह है वन वे म्यूटेशनल इफेक्ट इज रेफर टू एज ए पोलर म्यूटेशन। ओके, सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हुए होंगे अबाउट ट्रांसपोजोन्स एंड रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। गाइस पॉज करके एक बार वीडियो और जो है देख लीजिए, मीन्स जो भी पॉइंट्स अभी अभी डिस्कस किए हैं उन सारे पॉइंट्स को एक बार और रीड कर लीजिए। ओके, ये ट्रांसपोजोन भी 3 टाइप्स के फर्दर डिवाइड किए गए हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ओके ओके फाइन। सो जो ट्रांसपोजोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन, सेकंड था कंपोजिट ट्रांसपोजोन एंड थर्ड होता है यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन। सो गाइस इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन। बैक्टीरियल ट्रांसपोजन में यहाँ दे रखा है IS एलिमेंट। IS एलिमेंट स्टैंड फॉर इंसर्शन सीक्वेंस। ओके, मींस इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है इस वाले ट्रांसपोजोन में। एंड दूसरा है मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजोन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम। इसे जैसे इसका नाम है बैक्टीरियल जीनोम में, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया में ये मिलता होगा। ओके गाइस, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम,
बैक्टीरिया ट्रांसपोजोन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि जो आईएस एलिमेंट है उसमें कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख रहे होंगे आईएस एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, आईएस एलिमेंट में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, ये वाला कौन सा रीजन है, अबाउट 50 बेस पेयर का इन्वर्टेड रिपीट्स। ओके, एंड और क्या आता है, प्रोटीन कोडिंग रीजन एकदम मिड में प्रेजेंट है। ओके, और जो इन्वर्टेड रिपीट है वो प्रोटीन कोडिंग के ईदर साइड प्रेजेंट है। और इन्वर्टेड रिपीट कितने बेस पेयर की होती है, अबाउट 50 बेस पेयर। इन्वर्टेड रिपीट से फिर उसके जो जस्ट क्या प्रेजेंट है, 5 to 11 बेस पेयर डायरेक्ट रिपीट। ओके, हॉलमार्क ऑफ आईएस एलिमेंट, ये सारे जो रीजन है ये पता होने चाहिए कि डायरेक्ट रिपीट कहाँ प्रेजेंट होती है। ये वाला रीजन यहाँ से इन्वर्टेड रिपीट से लेके और ये प्रोटीन कोडिंग रीजन, ये तो आईएस एलिमेंट बोला जाता है। आईएस एलिमेंट के जस्ट बाद डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होती है। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोटीन कोडिंग के जस्ट बाद कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट रिपीट का या इन्वर्टेड रिपीट का। ओके, सो आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से कई बार जो है रिवाइज करना। ओके, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट टाइप के ट्रांसपोजोन पर। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर कंपोजाइट ट्रांसपोजोन। सो हियर यू कैन सी बैक्टीरिया में आईएस एलिमेंट के अलावा कंपोजाइट ट्रांसपोजोन पाया जाता है। गाइस, जो बैक्टीरिया होता है उसमें आईएस एलिमेंट तो अभी आपने देखा, इसके अलावा एक और ट्रांसपोजोन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कंपोजाइट ट्रांसपोजोन, जो कि आईएस एलिमेंट से बड़ा होता है। कंपोजाइट ट्रांसपोजोन जो पाया जाता है ये आईएस एलिमेंट से बड़ा होता है। सेकंड दे रखा है पॉइंट, दो आईएस एलिमेंट सराउंडिंग ए सेंट्रल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोडिंग रीजन। गाइस, दो आईएस एलिमेंट मिलके सराउंड करते हैं प्रोटीन कोडिंग रीजन। हाँ, देख लीजिए ये प्रोटीन कोडिंग रीजन है, आईएस एलिमेंट मिलके क्या कर रहे हैं, इस वाले रीजन को सराउंड कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, many of the well-known composite transposon carry genes for antibiotic resistance। जो कंपोजाइट ट्रांसपोजोन होते हैं उनमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती हैं। ये इसकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है कंपोजाइट ट्रांसपोजोन की। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कंपोजाइट ट्रांसपोजोन में कैसी जीन्स प्रेजेंट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ओके, एक स्टेटमेंट करके आ जाएगा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो कौन से वाले ट्रांसपोजोन में प्रेजेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए इन कंपोजाइट ट्रांसपोजोन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे ज्यादा जानने वाले एंटीबायोटिक जीन्स जो हैं वो TN9 को क्या कहते हैं, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस। मींस TN9 जो जीन है वो क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस होते हैं, एंड TN10 जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। ये आपको दोनों ही पता होने चाहिए। और ये भी करके आ जाते हैं जो कंपोजाइट ट्रांसपोजोन है उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक जीन मिलते हैं, TN9 TN10। 9 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, 10 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान देना है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ कंपोजाइट ट्रांसपोजोन सच एज TN9 हैव द ब्रैकेटिंग आईएस एलिमेंट इन द सेम ओरिएंटेशन। ओके, तो TN9 वाला वो जीन प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक जीन, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आईएस एलिमेंट की तरह ही प्रेजेंट होता है। जैसे आईएस एलिमेंट इस डायग्राम आप देख रहे हैं दोनों साइड प्रेजेंट, ऐसे ही TN9 वाला जीन्स भी प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, जो कंपोजाइट वाला ट्रांसपोजोन पढ़ा था हमने उसमें एक और पॉइंट आता है कि कंपोजाइट ट्रांसपोजोन के अलावा नॉन कंपोजाइट ट्रांसपोजोन भी प्रेजेंट होते हैं। नॉन कंपोजाइट ट्रांसपोजन कौन से होते हैं, TN3 एंड T21। ये दो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल पता होनी चाहिए। TN3 नॉन कंपोजाइट ट्रांसपोजन है या कंपोजाइट ट्रांसपोजन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कंपोजाइट के बारे में आपको सारे जो है पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रांसपोजन पर। ओके, मूव करते हैं थर्ड टाइप के ट्रांसपोजन पर। कौन सा था वो, यूकैरियोटिक ट्रांसपोजन। ओके, सो यहाँ पे दे रखा है ट्रांसपोजोन बैक्टीरिया के आईएस एलिमेंट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। मींस यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में जो आईएस एलिमेंट होता है बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है एकदम उसी टाइप का ही स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ हीटेरो ट्रांसपोजोन जनरली आर मच मोर अबंडेंट इन हायर यूकैरियोट। जो हीटेरो ट्रांसपोजोन होता है वो हायर यूकैरियोट में सबसे ज्यादा होता है। ओके, ये पता होना चाहिए हीटेरो ट्रांसपोजन कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो हायर यूकैरियोट्स में। ओके, नेक्स्ट है पी एलिमेंट। गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी एलिमेंट से जो है कई बार सीएसआईआर नेट एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो देखते हैं पी एलिमेंट के बारे में। पी एलिमेंट सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का इन यूकैरियोट। तो
पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि पी एलिमेंट मिलता कहाँ है। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में, तो ऑब्वियसली यूकैरियोट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है ये ड्रोसोफिला में मिलता है। अब यूकैरियोट में भी ये कौन से वाले यूकैरियोट्स में मिलता है, ड्रोसोफिला में। ये यहाँ से करके आएगा कि ड्रोसोफिला में कौन सा वाला एलिमेंट मिलता है। ओके, पी एलिमेंट। एंड नेक्स्ट दे रखा है यह है 2907 बेस पेयर का होता है, 31 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट एट ईच एंड का जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन में इन्वर्टेड रिपीट थी वो कितनी थी, अप्रॉक्स 50 बेस पेयर की। यू कैन सी हियर। ओके, इन्वर्टेड रिपीट कितनी थी, अप्रॉक्स 50 बेस पेयर की। लेकिन जो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन में जो पाया जाता है पी एलिमेंट, उसमें 31 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं एट ईच एंड। ओके, नेक्स्ट दे रखा है यहाँ द एलिमेंट एनकोड करता है एक ट्रांसपोजेज को। ये जो पी एलिमेंट है इसका क्या फंक्शन होता है, एंजाइम को एनकोड करता है, क्या नाम देते हैं उसको, ट्रांसपोजेज। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हियर कैन नॉट यूटिलाइज एन आरएनए इंटरमीडिएट। ओके, जो पी एलिमेंट है उस वो आरएनए इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। कैन इंसर्ट इन मैनी डिफरेंट पोजीशन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पी एलिमेंट की, ये कई जगह जीनोम में इंसर्ट कर जाता है। ओके, एंड यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, कुछ स्ट्रेन ड्रोसोफिला के इंटरब्रीडिंग में डिफिकल्टी को एनकाउंटर करते हैं। मींस कोई एक ड्रोसोफिला है, ओके, तो इस ड्रोसोफिला को जब दूसरी ड्रोसोफिला के साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो जो इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी तो उनकी इंटरब्रीडिंग में कुछ डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ओके, जब ऐसी फ्लाइज जिसमें ये स्ट्रेन होते हैं क्रॉस कराया जाता है तो प्रोजेनी में डिसजेनिक ट्रेट आ जाते हैं। ऐसी फ्लाई जिसमें पी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी फॉर्म होगी, जो प्रोजेनी फॉर्म हुई इन दोनों के क्रॉस कराने से, उसमें क्या होगा कि बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे जिसको क्या कहते हैं, डिसजेनिक ट्रेट। डिसजेनिक ट्रेट को यहाँ पे बताया गया है क्या होता है, सीरीज ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, इस वाली प्रोजेनी में बहुत सारे डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिसजेनिक ट्रेट। यह जेनेटिक फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइब्रिड डिसजेनेसिस। गाइस, ये डिसजेनिक ट्रेट क्या होते हैं, हाइब्रिड डिसजेनेसिस कैसे अगर होती है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और ये बहुत ही जो है काफी अच्छा टॉपिक है CSIR के नजरिए से देखा जाए तो इसी टाइप के एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है और आई होप ये तीनों टाइप के ट्रांसपोज जोन आपको समझ आए। अब हम रीट्रो ट्रांसपोज जोन की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ दे रखा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट ट्रांसपोज थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट यूटिलाइजिंग ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर टर्म्ड एज रीट्रो ट्रांसपोज। तो इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का ट्रांसपोजेस कैसे हो रहा था, पहले क्या बनना था, आरएनए इंटरमीडिएट बनना था। कैसे बनना था, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ओके, उसको क्या कहा था, इस वाले प्रोसेस को क्या हो रहा था, रीट्रो ट्रांसपोजोन। ओके गाइस, रीट्रो ट्रांसपोजोन जो प्राइमरीली मिलता है, कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स में। एग्जांपल का क्या जाता है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसपोजोन एलिमेंट मिलता है रीट्रो ट्रांसपोजोन, तो आपको पता होना चाहिए रीट्रो ट्रांसपोजोन। रीट्रो ट्रांसपोजोन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन, L स्टैंड फॉर लॉन्ग, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, R स्टैंड फॉर रिपीट। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रीट्रो ट्रांसपोजोन, तो इसमें क्या होता होगा कि डायरेक्ट रिपीट जो है प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो हम इसके साथ साथ दूसरे देखते हैं नॉन LTR रीट्रो ट्रांसपोजन। जैसे इसका नाम है नॉन LTR, मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट प्रेजेंट नहीं होती होंगी। यहाँ दे भी रखा है इसमें LTR नहीं होता है। ओके, इसमें एक एंड पर दे रखा है 80 रिच स्ट्रेच प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन को वायरल रीट्रो ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे नॉन LTR क्या बोलेंगे, नॉन वायरल रीट्रो ट्रांसपोजोन। ओके, तो LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। यहाँ पर दे रखा है आर सिमिलर टू रीट्रो वायरल DNA। ऑब्वियसली इसका नाम से ही पता चला वायरल रीट्रो ट्रांसपोजोन है, तो जो रीट्रो वायरल DNA की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसमें पाई जाती होंगी। फ्रेंड, अब हम रीट्रो ट्रांसपोजोन की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ओके, यहाँ दे रखा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट ट्रांसपोज थ्रू एन RNA इंटरमीडिएट यूटिलाइजिंग ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर टर्म्ड एज रीट्रो ट्रांसपोजन। तो इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का ट्रांसपोजेस कैसे हो रहा था, पहले क्या बनना था, आरएनए इंटरमीडिएट बनना था। कैसे बनना था, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ओके, उसको क्या कहा था, इस वाले प्रोसेस को
क्या बोला था, रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। ओके गाइज, रिट्रो ट्रांसपोजोन जो प्राइमरीली मिलता है, कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स में। एग्जांपल करके आ जाता है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसपोजोन एलिमेंट मिलते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन, तो आपको पता होना चाहिए रिट्रो ट्रांसपोजोन। रिट्रो ट्रांसपोजोन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन, L स्टैंड फॉर लॉन्ग, T स्टैंड फॉर टर्मिनल, R स्टैंड फॉर रिपीट, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रिट्रो ट्रांसपोजोन। तो इसमें क्या होता होगा कि डायरेक्ट रिपीट जो है प्रेजेंट होती हैं। ओके सो हम इसके साथ साथ दूसरे देखते हैं नॉन LTR रिट्रो ट्रांसपोजन। जैसे इसका नाम है नॉन LTR, मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट प्रेजेंट नहीं होती होंगी, यहाँ दे भी रखा है, इसमें LTR नहीं होता है। ओके इसमें एक एंड पर दे रखा है 80 रिच स्ट्रेच प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन को वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। ओके लेकिन यहाँ पे नॉन LTR क्या बोलेंगे, नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन। ओके तो LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। यहाँ पर दे रखा है आर सिमिलर टू रिट्रो वायरल डीएनए। ऑब्वियसली इसका नाम से पता चला वायरल रिट्रो ट्रांसपोजन है, तो जो रिट्रो वायरल डीएनए की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसमें पाई जाती होंगी LTR रिट्रो ट्रांसपोजन। ओके तो वायरल रिट्रो ट्रांसपोजन में 250 से लेके 600 बेस पेयर LTR होते हैं, और ये रिट्रो वायरस की तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज को एनकोड करते हैं। गाइस, जो वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन में LTR जो प्रेजेंट होंगे उसका क्या फंक्शन होता है, वो एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसको एनकोड करते हैं, और दूसरा इंटीग्रेज एंजाइम को एनकोड करते हैं। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, रिट्रो वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है। ओके यहाँ पे नेक्स्ट है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में रिट्रो वायरस सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्राइब होता है और डबल स्टैंडर्ड DNA बनाता है। ओके हमने देखा था वहां पे जो कोडिंग जीन्स थी वो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म होता है। ओके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से वो किसमें कन्वर्ट होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। फिर ये डबल स्टैंडर्ड DNA टारगेट DNA के साथ कंबाइन होके एक नया ट्रांसपोजोन बना लेता है। ओके यही सब बोला गया यहाँ पे। ये डबल स्टैंडर्ड DNA होस्ट के जीनोम में तभी एंटर होता है जब एक ट्रांसपोजिशन जैसी घटना होती है। ओके मतलब ट्रांसपोजिशन घटना कैसी, कि यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है ट्रांसपोजिशन का प्रेजेंट जो रिप्लेस होके दूसरी जगह पे इंसर्ट कर जाए। तो ये ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA बना है ये तभी जो है टारगेट DNA में होगा तब जो ट्रांसपोजिशन वाला प्रोसेस अकर हो रहा होगा। ओके ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स होने चाहिए एंड फंक्शनल जीन्स होनी चाहिए। जैसे हमने ऑटोनोमस वाले ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस वाला जो इसको पढ़ा था, तो वहां पे देखा था कि ऑटोनोमस जो है खुद ही जो अपनी एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती हैं, और नॉन ऑटोनोमस जो था वो ऑटोनोमस जो एंजाइम सिंथेसाइज करता है उसका यूटिलाइजेशन करता है, तभी जो है ट्रांसपोजिशन की का प्रोसेस जो है अकर होता है। ओके तो नेक्स्ट दे रखा है इसके पॉइंट्स। पहले हम जो है ये भी साथ के साथ देखते हैं नॉन LTR के बारे में। यहाँ पर LTR का हमने देख लिया, ये नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजन बोला जाता है। LTR इसमें प्रेजेंट नहीं होता। LTR के क्या प्रेजेंट होता है, एक एंड पर 80 रिच स्ट्रेच सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है नॉन LTR के बारे में वो ये है कि ये ममल्स में मिलती है। ओके यहाँ दे रखा है नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोबाइल एलिमेंट। ओके जो नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन है या फिर कह सकता है नॉन LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन है वो कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा ममल्स में। तो गाइस यहाँ पे भी ममल्स में जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ओके इनवर्टिब्रेट में 2 टाइप के पाए जाते हैं, लाइंस एंड साइंस। लाइंस स्टैंड फॉर लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, साइन स्टैंड फॉर शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। गाइस यहाँ से लाइन एंड साइन ये पूछ सकता है, लाइन एंड साइन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनवर्टिब्रेट में लाइन एंड साइन है क्या, नॉन LTR रिट्रो ट्रांसपोजन। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप ये साइन एंड लाइन आपको जो क्लियर हो गए होंगे कहाँ पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट में। ओके तो यहाँ पे ये जो है अगेन एंड अगेन 2-3 बार देख लीजिए कि ममल्स में कौन से टाइप के ट्रांसपोजन थे, और फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या था इनवर्टिब्रेट में। ओके अब देखते हैं इन दोनों में
LTR रीटो ट्रांसपोजोन में, नॉन LTR रीटो ट्रांसपोजोन में, और भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो लेट्स सी हियर। ये इधर साइड हम LTR पढ़ रहे थे, इधर साइड हम नॉन LTR पढ़ रहे थे। ओके, तो LTR के कुछ पॉइंट्स और देखें यहाँ पर, जो कि टारगेट डीएनए में शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट जनरेट करता है। ओके, जो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस होता था तो उसमें डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस जनरेट हो जाती थी ट्रांसपोजिशन वाले प्रोसेस में। रिट्रोवायरल सीक्वेंस जो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट किया जाता है वो एक एंडोजीनस प्रोवायरस की तरह रहता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो रिट्रोवायरस इंसर्ट किया गया होस्ट जीनोम में वो किस टाइप से रहता है, एंडोजीनस प्रोवायरस की तरह। नेक्स्ट दे रखा है वायरल रीट्रो ट्रांसपोजोन आर अबंडेंट इन लोअर यूकैरियोट्स। गाइस यूकैरियोट्स में नॉन LTR वाले पाए गए थे, नॉन LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन। लेकिन यहाँ कह रहा है लोअर यूकैरियोट, एक वर्ड आ गया लोअर यूकैरियोट में। लोअर यूकैरियोट के कुछ एग्जांपल है, ईस्ट है, ईस्ट में एग्जांपल दे रखा है T बाई एलिमेंट, ये क्या है, LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन मिलते हैं इसमें। ड्रोसोफिला एग्जांपल कोपिया एलिमेंट, ड्रोसोफिला में का जो एग्जांपल दे रखा कोपिया एलिमेंट, इसमें कौन से टाइप के रीटो ट्रांसपोजोन मिलते हैं, LTR टाइप के। ओके, सो ये एग्जांपल पता होनी चाहिए कि जो है LTR एंड नॉन LTR किस किस में पाए जाते हैं। सो गाइस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे नॉन LTR के कुछ पॉइंट्स। लाइंस मिलता था इन इनवर्टिब्रेट और साइन मिलता था, तो लाइंस के बारे में देखते हैं और कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। ऑटोनोमस एंड रीट्रो ट्रांसपोजिशनल एक्टिव एलिमेंट, ये दोनों जो है लाइंस में पाए जाते हैं। और दूसरा दे रखा है यहाँ इन ह्यूमन जीनोम कॉन्स्टिट्यूट द L1 लाइन। गाइस जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके जीनोम में भी L1 लाइन पाया जाता है। ये पूछ सकते हैं L1 लाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन जीनोम में। और L1 लाइन रीट्रो ट्रांसपोजोन है, LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन है या फिर नॉन LTR रीट्रो ट्रांसपोजोन है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आता है। L1 लाइन की कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। L1 लाइन क्या होता है, हाईली एक्यूमुलेटेड इन सेक्स क्रोमोसोम देन ऑटोसोम। गाइस L1 लाइन करके जो है प्रॉपर्टी जा सकती है, तो चाहे तो हमें L1 लाइन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि L1 लाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन जीनोम में। और L1 लाइन में L1 लाइन जो है सेक्स क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 5 लाख कॉपीज ऑफ L1 एलिमेंट अगर इन द ह्यूमन जीनोम। इतने सारे L1 एलिमेंट पाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम में। एंड नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हैव शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस हैव 2 ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम फर्स्ट, ओपन रीडिंग फ्रेम सेकंड। तो फर्स्ट क्या होता है, RNA बाइंडिंग प्रोटीन, RNA को बाइंड करता है। एंड जो सेकंड है ओपन रीडिंग फ्रेम 2, वो 2 तरह की प्रोटीन रखता है, एंडोन्यूक्लियस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये कुछ जो है L1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। L1 करके जो है प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, तो आप प्लीज इनको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको जो है एक इंफॉर्मेशन जो है रिटेन रहेगी। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आई गारंटी आप जो है करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। अभी और पॉइंट्स हैं इसमें, साइन के बारे में देखते हैं, साइन के बारे में क्या देगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर हियर साइन आर नॉन ऑटोनोमस। लाइन क्या थी, ऑटोनोमस थे और रीट्रो ट्रांसपोजोन। लेकिन साइन क्या होते हैं, नॉन ऑटोनोमस। अब ये नॉन ऑटोनोमस है तो इनके को जो एंजाइम चाहिए होता होगा ट्रांसपोजिशन वाली प्रोसेस को करने के लिए, वो कहाँ से देते होंगे, रिक्वायर द एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ लाइन एलिमेंट फॉर रीट्रो ट्रांसपोजिशन। ओके, साइन आर ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइन होते हैं वो कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, 3-4 ऑप्शन करके दे देगा वो। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो आपको पता होना चाहिए RNA पॉलीमरेज के थ्रू ट्रांसक्राइब होते हैं। इन ह्यूमन जीनोम साइन मोस्ट कॉमन इज ALU एलिमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आया भी है एग्जाम में कि जो साइन ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है वो कौन सा वाला पाया जाता है, ALU एलिमेंट। ओके गाइस, ह्यूमन में जो है लाइन भी पाया जाता था, कौन सा वाला था, L1। ओके, सो दोनों पता होना चाहिए। साइन कौन सा होता है, RU एलिमेंट। RU एलिमेंट ALU बोलेंगे, कंटेन ए साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ALU फर्स्ट। माउस में क्या होता है, रिलेटेड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट B1। ALU फर्स्ट साइन तो जो है ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है, लेकिन माउस में कौन सा पाया जाता है, B1। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल है
स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं। सो गाइस, आपको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का टॉपिक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसमें बस रिवीजन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, बार बार रिवीजन करिए। बस इसका एक यही जो है तरीका है सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।